Dear student, due to coronavirus, school started online classes for your study. So you can subscribe Golden Flower Palia YouTube channel, like and press the bell icon. हेलो गाइस। और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2। आज का वीडियो जो है ये है पार्ट 6 इस चैप्टर के ऊपर, और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर के ऊपर। आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देखते हैं क्या है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेट वी अडॉप्टेड वॉज क्लोजली रिलेटेड टू द ट्रेड पॉलिसी। तो बोला जा रहा है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था और हमारा जो ट्रेड पॉलिसी था, ये दोनों आपस में काफ़ी रिलेटेड थे। अब कैसे रिलेटेड थे वो अभी हम लोग देखेंगे। इन द फर्स्ट 7 प्लान्स, तो पहला 7 5-year प्लान्स में ट्रेड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। पहला 5-year प्लान्स में जो हमारा ट्रेड था उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो क्या था? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसका मतलब पूरी देश के अंदर फोकस करना। इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे क्या है ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। टेक्निकली दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है, इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इस पॉलिसी का एम ही ये है कि जो भी हम लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसको कम करके उसको रिप्लेस कर देना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। बोलने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। बोलने का मतलब है कि अगर हमें व्हीकल्स चाहिए और अगर हम उसको दूसरे देश से मंगवा रहे हैं तो इस पॉलिसी के जरिए क्या किया जाएगा कि हमारे देश में ही क्या इनकरेज किया जाएगा उस इंडस्ट्रीज को जो इंडस्ट्री ये व्हीकल्स प्रोड्यूस करे। तो इस टाइप के पॉलिसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्ट कम से कम करना है। इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो इस पॉलिसी के जरिए सरकार क्या करती है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन कंपटीशन से। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक 2 फॉर्म्स। और ये सरकार प्रोटेक्ट कैसे करती है? 2 तरीके से प्रोटेक्ट करती है। पहला तरीका है आपका टैरिफ लगाकर, दूसरा है कोटास लगाकर। तो देखते हैं क्या है ये टैरिफ और कोटा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर द 2 मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इंपोर्ट्स। तो पहला है टैरिफ, दूसरा है कोटा। तो देखते हैं टैरिफ क्या है। टैरिफ्स आर द टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो बाहर से जो सामान आए उस सामान पर टैक्स लगने वाले को बोलते हैं टैरिफ। टैक्स को बोलते हैं टैरिफ। दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। और अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है और उस पर आप टैक्स लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा महंगा हो जाता है और लोग उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। कोटाज, और दूसरा जो है कोटा, वो क्या है? कोटाज स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड। और कोटा क्या करता है? ये बताता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ टैरिफ एंड कोटा इज दैट दे रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। और इन दोनों का ही इफेक्ट क्या है? ये इंपोर्ट कम से कम करती है एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फॉर्म फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। और इसीलिए वो लोग डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री सब है उसको प्रोटेक्ट कर लेती है फॉरेन कंपटीशन से। डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब देश का इंडस्ट्री सब। अब बढ़ते हैं आगे। The policy of protection is based on the notion that industries of developing countries are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies. तो इस पॉलिसी को अपनाने के पीछे आइडिया ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज का जो इंडस्ट्री है वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो फॉरेन जो डेवलप कंट्रीज के प्रोडक्ट है उससे कंपटीशन कर पाए। It is assumed that if the domestic industries are protected, they will learn to compete in the course of time. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मान लिया जाता है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो इंडस्ट्रीज समय के साथ साथ क्या हो जाएंगी? कंपटीशन करना सीख लेंगी। इन्वेस्टमेंट करके अपना टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे वो सीख जाएंगे वक्त के साथ साथ। Our planners also feared the possibility of foreign exchange being spent on import of luxury goods if no restrictions were placed on imports. तो हमारे जो प्लानर्स थे उनको ये भी डर था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने पास कुछ फॉरेन करेंसी को मेंटेन करती है ताकि वो इंपोर्ट में खर्चा कर पाए। तो हमारे प्लानर्स को ये डर था कि कहीं हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, फॉरेन करेंसी जो है, वो कहीं लग्जरी गुड्स को मंगाने में ही खर्चा ना हो जाए अगर हम लोग इंपोर्ट्स को नहीं रोकेंगे तो।
nor was any serious thought given to promote exports until the mid 1980s। तो 1980s तक हमारा पूरा फोकस था कैसे कैसे इंपोर्ट कम किया जाए, कैसे भी करके। एक्सपोर्ट के बारे में तो कोई ध्यान ही नहीं किया। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ऐसा पॉलिसी अपनाने से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट हुआ, तो वो देखेंगे। द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स आर इम्प्रेसिव इंडीड। तो अचीवमेंट तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है हमें। क्या क्या देखने को मिला है? पहला इफेक्ट ये है, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% in 1950-51 to 24.6% in 1990 to 1991। बोलने का मतलब है कि जीडीपी में इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था वो 11.8% से बढ़कर 24.6% हो गया था इस 40 साल में, 1950 टू 1990 के बीच में। तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला हमें। द राइज इन द इंडस्ट्री शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। और अगर जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। इसको हम लोग पहले भी देखे थे। द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हर साल कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? 6% ग्रोथ हुआ। इसको आप ऐसे ही याद करके रख लीजिए। नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रेस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। अब हमारा देश सिर्फ कॉटन और जूट टेक्सटाइल में सिमट के नहीं रह गया था। इनफैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डाइवर्सिफाई हो गया था, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ प्रोड्यूस करने लग गया था 1990 तक, लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। और ऐसा संभव इसलिए हो पाया क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया था। The promotion of small scale industries gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into business। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो प्रमोट किए हम लोग, उससे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गया जिनके पास कैपिटल नहीं था नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको पता होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड हो, 1 करोड़ हो, उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आगे देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड। और फॉरेन कंपटीशन से जो प्रोटेक्शन दिए हम लोग, उससे क्या हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग का जो देश का जो इंडस्ट्रीज सब था उसको मौका मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में डेवलप करने का। अगर वो प्रोटेक्शन से, फॉरेन कंपटीशन से अगर नहीं बचाया जाता इन लोगों को तो ये संभव नहीं हो पाता। तो ये सब कुछ इफेक्ट है। अब आगे देखते हैं। और ये सब काफ़ी आपको अरेंज वे में क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा लिखा हुआ। अभी आप सिर्फ इसको सुन लीजिए। इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सम इकोनॉमिस्ट आर क्रिटिकल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। बोला कि इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन करने का बाद भी पब्लिक सेक्टर इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन करने का बाद भी कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो कुछ बुराई निकालते हैं। क्या चीज़ का बुराई? पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस का बुराई। इट वॉज प्रोपोज्ड, उनका कहना है कि इट वॉज प्रोपोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इनिशियली पब्लिक सेक्टर वॉज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे। तो हम लोग चैप्टर के शुरू में ही बोले थे कि पब्लिक सेक्टर हम लोग का देश के लिए बहुत जरूरी था। इट इज़ नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट इंटरप्राइजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफन मोनोपोलाइजिंग देम, ऑल्दो दिस वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। तो ये उन इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि स्टेट का जो, मतलब गवर्नमेंट का जो, पब्लिक सेक्टर का जो इंडस्ट्री सब है वो सब चीज़ को भी प्रोड्यूस कर रही थी कि जो ज़रूरत नहीं था प्रोड्यूस करने का। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्राइवेट सेक्टर को अच्छे से प्रोड्यूस करना आता था, लेकिन फिर भी पब्लिक सेक्टर वो चीज़ को प्रोड्यूस करे जा रही थी। और उसमें क्या कर रही थी? वो मोनोपोली हासिल करके रखी हुई थी, मतलब उसमें प्राइवेट सेक्टर को घुसने नहीं दे रही थी। तो ये कुछ बुराई था उसका। एन एग्जाम्पल इज द प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का। इसमें क्या हुआ था? दिस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी डिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वॉज रियलाइज दैट प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो इस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को पकड़ के रखी हुई थी, ये रियलाइज करते हुए कि भी प्राइवेट सेक्टर भी इसको अच्छे से प्रोवाइड कर सकती है।
तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन इवन टिल द लेट 1990s वन हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ टेलीफोन कनेक्शन। तो कंपटीशन नहीं था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर अगर सिर्फ कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो वो तो काफ़ी स्लो काम करती है नॉर्मली। तो एब्सेंस ऑफ कंपटीशन के कारण क्या हो गया, इवन 1990s तक हम लोग को वेट करना पड़ गया एक टेलीफोन कम्युनिकेशन लेने के लिए। ऐसा नहीं होता, अगर प्राइवेट सेक्टर भी आ जाती तो हम लोग को जल्दी टेलीफोन कम्युनिकेशन मिल पाता। अनदर इंस्टेंस कुड बी द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्रेड। और एक एग्जाम्पल लिया गया है जो कि है मॉडर्न ब्रेड, अ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। ये ब्रेड बनाती थी ये फॉर्म, एज इफ द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड। ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर तो ब्रेड बना ही नहीं सकती है। तो पब्लिक सेक्टर का ये हाल था कि वो ब्रेड भी मैन्युफैक्चर कर रही है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। तो वो कुछ कुछ ऐसा सेक्टर्स को पकड़ के रखी हुई थी जो जरूरी नहीं था, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो यही कुछ बुराई है इसका। इन 2001 दिस फॉर्म वॉज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। और 2001 साल में क्या हुआ कि वो जो मॉडर्न ब्रेड जो इंडस्ट्री था उसको बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर में। The point is that after 4 decades of planned development of Indian economy, no distinction was made between number 1 what public sector alone can do and number 2 what the private sector can also do। तो मुद्दे का बात यह है कि लगभग 40 साल बाद, इंडिपेंडेंस का 40 साल बाद अभी भी हम लोग ये फर्क नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्या क्या चीज़ें जो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर सकती है अच्छे से और ऐसा क्या क्या चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकती है अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस। एक एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि आज भी जो नेशनल डिफेंस सर्विसेज है वो सब सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड करती है। एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल्स एज वेल, येट द गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स होटल्स। और आज हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कितने अच्छे से होटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर भी अभी होटल सेक्टर को पकड़े हुई है। So this has led some scholars to argue that the state should get out of areas which the private sector can manage and the government may concentrate its resources on important services which the private sector cannot provide। तो मेन बात ये है कि गवर्नमेंट को उस सब एरिया से हट जाना चाहिए जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, और गवर्नमेंट को उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो जरूरी है, जो प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकती है वही चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर को। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं। Many public sector firms incurred huge losses but continue to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is a drain of the nation's limited resources। बोला है कि many public sector जो firm सब है वो लोग काफ़ी लॉस में चलती है, लेकिन उनको बंद नहीं किया जाता है क्योंकि बंद करने में काफ़ी सारा दिक्कत आता है, क्योंकि उसमें जो लोग एम्प्लॉयड होंगे उनका एम्प्लॉयमेंट छिन जाएगा, तो और भी बहुत सी प्रॉब्लम आता है, इसलिए उनको बंद नहीं किया जाता है भले ही वो लॉस में चले। दिस डज नॉट मीन दैट प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर लॉस में चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्राइवेट फर्म प्रॉफिट कमा रही है। इंडीड quite a few of the public sector firms were originally private firms which were on the verge of closure due to losses. They were then nationalized to protect the jobs of the worker। यहाँ तक कि कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसे थे जो पहले प्राइवेट हुआ करते थे लेकिन बाद में उनको पब्लिक बना दिया गया क्योंकि वो लोग काफ़ी लॉस झेल रहे थे, और वर्कर्स का जॉब बचाने के लिए भी उनको क्या किया गया, पब्लिक कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। However, a loss-making private firm will not waste resources by being kept running despite the losses। लेकिन अंतर यही है कि अगर कोई प्राइवेट फर्म लॉस कमा रहा है तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या है, वो लॉस भी झेले तो कंटिन्यू करे जाती है वो। अगला जो पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिसयूज बाई इंडस्ट्रियल हाउसेस। तो हम लोग वीडियो पार्ट 5 में देखे थे कि लाइसेंस सिस्टम आ चुका था, मतलब प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से क्या लेना होता था, लाइसेंस लेना होता था। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या आ गया वो देख रहे हैं हम लोग। तो इसका एक डिसएडवांटेज तो ये था कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है वो लोग क्या करते थे, अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपटीटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे वो लोग लाइसेंस लेते थे लेकिन नया इंडस्ट्रीज खोलने के लिए नहीं, बल्कि बाकी लोग उनके जो कंपटीटर्स है वो लोग कहीं इंडस्ट्री ना खोल दे, उससे बचने के लिए पहले ये खुद ही लाइसेंस लेकर रख लेते थे।
the excessive regulation of what came to be called the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient. तो ये जो लाइसेंस राज था, इससे दूसरा बुराई क्या हुआ इससे कि इंडस्ट्रीज को इफिशिएंट होने का मौका नहीं मिला. क्यों नहीं मौका मिला? क्योंकि मोर टाइम वॉज स्पेंट बाई इंडस्ट्रियलिस्ट इन ट्राइंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस और लॉबी विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज रादर देन ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रीज लोग ज़्यादातर समय ये सोचने में बिता देते थे कि कैसे लाइसेंस मिले या फिर कैसे मिनिस्टर लोग को खुश किया जाए, ना कि ये सोचने में कि उनका प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव हो. तो ये भी एक बुराई था लाइसेंस राज का. तो दो बुराई देखे लाइसेंस राज का. अब आगे देखते हैं. The protection from foreign competition is also being criticized on the ground that it continued even after it proved to do more harm than good. तो दूसरा जो था हम लोग जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था दूसरा कि इंडस्ट्रीज को डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना है फॉरेन कंपटीशन से. तो इसका बुराई क्या हुआ? ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स द इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड. एक बुराई तो ये था कि चूंकि बाहर का सामान एकदम आ नहीं रहा है अंदर में, तो इंडिया का जो कंज्यूमर लोग है वो लोग को मजबूर होना पड़ गया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स जो भी सामान बनाए उनको वही खरीदना है. तो ये एक बुराई था. नंबर 2, द प्रोड्यूसर्स वेर अवेयर दैट दे हैड अ कैप्टिव मार्केट सो दे हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स. अब प्रोड्यूसर्स भी धीरे धीरे ये सोचने लग गए, इंडिया के प्रोड्यूसर्स ये सोचने लग गए कि चलो अब तो बाहर से कोई कंपटीशन है नहीं, तो जैसा भी सामान बनाएंगे वैसा ही बिक जाएगा. तो वो लोग भी अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं इंप्रूव कर रहे थे. तो ये दूसरा बुराई था. क्या चीज़ का बुराई? फॉरेन कंपटीशन से बचाने का बुराई. Why should they think of improving quality when they should sell low quality items at a higher price? वो लोग क्यों सोचे क्वालिटी बढ़ाने का जब वो लोग घटिया क्वालिटी के सामान ज़्यादा दाम पे बेच पा रहे हैं. तो कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स फोर्सेस आवर प्रोड्यूसर्स टू बी मोर इफिशिएंट. तो कंपटीशन अगर होता इम्पोर्ट से तो ये फायदा होता कि हमारे प्रोड्यूसर्स भी वक्त के साथ साथ इफिशिएंट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. A few economists also point out that the public sector is not meant for earning profit but to promote the welfare of the nation. लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आई हुई है, उसका एक ही उद्देश्य है क्या करना? वेलफेयर करना नेशन का. The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of people and not on the profit they earn. तो पब्लिक सेक्टर फर्म का जब उसको आकलन करना होगा कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा, आप ये देख के आकलन ना करें कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, आप ये देख के आकलन करें कि वो कितना नेशन का वेलफेयर कर रहा है, कितना जॉब प्रोवाइड कर रहा है. ये सब आपको देखना है, भले ही वो लॉस झेले. रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, और जहाँ तक रहा प्रोटेक्शन का बात, सम इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. और जहाँ तक प्रोटेक्शन का बात है तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि हमें तब तक प्रोड्यूसर्स को बचाना होगा फॉरेन कंपटीशन से जब तक कि बाकी जो डेवलप कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है, वो लोग वैसा कर रहे हैं तो हम लोग को भी वैसा करना होगा. Owing to all these conflict, economists called for a change in our policy. तो इतना सब वाद विवाद होने का कारण हमारे देश में काफ़ी चेंजेस का जरूरत था पॉलिसी में. These along with other problems led the government to introduce a new economic policy in 1991. तो ऐसा कुछ बाकी सारा प्रॉब्लम और भी कुछ प्रॉब्लम मिलके गवर्नमेंट को फोर्स कर दिया कि वो क्या इंट्रोड्यूस करे, अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे 1991 में. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर 3 का यही इसी के बारे में है, चैप्टर 3. तो यही है फिर चैप्टर 2. अब आगे देख लेते हैं कंक्लूजन को भी. द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वॉज इम्प्रेसिव. तो कंक्लूजन में हम लोग देख सकते हैं कि जो 5 ईयर प्लान्स था उसमें प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छा खासा किया ही. आवर इंडस्ट्रीज बिकम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस. हमारे इंडस्ट्रीज क्या हो गए? वेल डाइवर्सिफाइड हो गए. तो ये जो डाइवर्सिफाइड वर्ड है ये बार बार आ रहा है, इसको आप मार्क कीजिएगा. इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन थैंक्स टू द ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, हमें अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था यूएसए से. लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन द एबोलिशन ऑफ हेटेड जमींदारी सिस्टम. लैंड रिफॉर्म से जमींदारी सिस्टम हट गया कुछ हद तक.
However, many economists became dissatisfied with the performance of many public sector enterprises. लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट dissatisfied भी थे पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस से. Excessive government regulation prevented growth of entrepreneurship. गवर्नमेंट को ज़्यादा रेगुलेट कर रही थी प्राइवेट सेक्टर को, तो इससे क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप उतना अच्छे से खुल नहीं पाया. इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस आवर प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन. और सेल्फ रिलायंस के नाम पर हमारे प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन कंपटीशन से. एंड दिस डिड नॉट गिव देम द इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट दे प्रोड्यूस्ड. और चूंकि कंपटीशन नहीं था तो उनको उतना इंसेंटिव नहीं मिला कि वो अपना क्वालिटी को इम्प्रूव करे गुड्स का. आवर पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड. तो हमारे पॉलिसीज जो थे वो इनवर्ड ओरिएंटेड थे, मतलब इम्पोर्ट को कम से कम करना था. एंड सो वी फेल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर. उसीलिए कोई हमारा एक्सपोर्ट पर उतना ध्यान गया नहीं. द नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज वाइडली फेल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो. तो काफ़ी ज़रूरत महसूस किया गया कि हमारा पॉलिसी को चेंज करना है. एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इनिशिएटेड इन 1991 टू मेक आवर इकोनॉमी मोर इफिशिएंट. तो एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया 1991 में, और दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. और यही हम लोग का सब्जेक्ट होगा अगले चैप्टर का, कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ. ये हम लोग चैप्टर 3 में देखेंगे. तो यही है इस चैप्टर यहीं पे एंड होता है. Do self-study at home and stay home, save lives. Thank you very much.